हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले तो ये समझते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। पहले मैं ये बता दूं, देखिए रिजल्ट हमने किया है ये 11 से ही हम सीखे हैं। अगर नहीं आप जानते हैं तो मैं बताता हूं। अगर एक प्लेन में कोई भी दो लाइंस लेते हैं, समझिएगा, मतलब अगर मान लीजिए जैसे आपको ये स्क्रीन पे एक्स वाई प्लेन है, तो इस तरह से एक्स वाई मतलब कोई भी प्लेन 3 डायमेंशनल में लें तब भी ये रिजल्ट ट्रू होता है। तो कोई भी दो लाइंस अगर लेते हैं एक प्लेन में ना, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी ऐसे, या फिर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अगर पैरेलल नहीं है तो गारंटी है कि किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये कोप्लेनर लाइंस का प्रॉपर्टी है कि अगर एक प्लेन में दो लाइंस हैं तो या तो वो पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक, तो अब ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ठीक है ना, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है? सबसे पहले समझिए, ऐसी दो लाइंस जो कि ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करे। बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्ट करे, दैट मीन समझ रहे हैं ऐसे कि वो दोनों लाइंस जो है ना ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाएंगी ऐसे, और ना ही वो पैरेलल होंगी ना ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, तो कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूं ऐसे। ये इनफाइनाइट तक ऐसी चलती जाएंगी, ये ना ही इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी। समझ आ गया? तो दैट मीन्स ये केस कब आएगा? जब दोनों लाइंस नॉन कोप्लेनर हो। नॉन कोप्लेनर मतलब क्या हुआ? कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर लाइंस हो, मतलब ये दोनों लाइंस जो है ना अलग अलग प्लेन्स में लाई करें। तभी ऐसा होगा कि उन दोनों प्लेन्स को इस तरह से रखें कि वो दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट ही न करें। तो उन एक लाइन जो है एक प्लेन पे है, दूसरी लाइन दूसरे प्लेन पे है, तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो याद रखिए क्या हुआ? स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि ना ही पैरेलल होती हैं ना ही इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरह से कुछ कंडीशन होगा, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन लाइंस के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, सबसे छोटी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो ये फार्मूला हमें सीखना है, यहां से क्वेश्चन आता है। इनका प्रूफ भी है, मैं प्रूफ पे नहीं जाऊंगा। आगे जब हायर मैथमेटिक्स में बीटेक वगैरह या बीएससी करेंगे तो वहां पे इनका प्रूफ बिल्कुल आता है, प्रोजेक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करके करते हैं। बट मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे फार्मूले पे आऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो मैं एज्यूम क्या करता हूं, दो स्क्यू लाइंस तो क्या होंगी? स्क्यू लाइंस मतलब ना ही वो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी। तो अगर एक लाइन आर बार दिस इज इक्वल टू A1 बार प्लस लेमडा टाइम्स B1 बार है, और दूसरी लाइन जो है A2 बार प्लस लेमडा टाइम्स B2 बार, ये दोनों स्क्यू लाइंस है, मतलब ना ही ये इंटरसेक्ट करेंगे ना ही पैरेलल होंगी, मतलब इस तरह का कंडीशन है कुछ। तो इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब सबसे छोटी डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है बहुत आसान है। मैं एक बार बस आपको बताता हूं, इसको देख लीजिए। क्या करिए, ये जो दो वेक्टर्स के पैरेलल है ना, ये लाइन B1 के ये लाइन B2 के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये जो दोनों पॉइंट से पास करती हैं अलग अलग ना, इनके डिफरेंस का, मतलब A2 बार माइनस A1 बार, A2 बार माइनस A1 बार। समझा पाया? चलिए, तो ये हो गया A2 बार माइनस A1 बार। तो क्या करना है, जिनके पैरेलल से लाइन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट जिन पॉइंट से पास करती हैं, तो A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है इसका मॉडुलस, तो B1 क्रॉस B2, ये मॉडुलस।
ये ले लीजिए, बस यही शॉर्टेज डिस्टेंस देता है। अब हो सकता है कि जब ये डॉट प्रोडक्ट निकालें इसका और इसका नेगेटिव आ जाए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो ये है मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला। मैंने याद करने के लिए जो तरीका बताया बहुत आसान। दोनों लाइंस जिन वेक्टर के पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, या a1 माइनस a2 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने बाहर मॉड लगा रखा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो a2 माइनस a1 ना लिख के आप a1 माइनस a2 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। a1 माइनस a2 जिस सीक्वेंस में ये लिखा है उसी सीक्वेंस में ये हो गया, और डिवाइडेड बाई ये b1 क्रॉस b2 के मॉडुलस, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी आएगा इसका फिर बाहर से मॉड, ये बाहर वाला मॉड मतलब पॉजिटिव करने के लिए है। इतना आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है, तो अगर कार्टेशियन में दे दिया, मान लीजिए कार्टेशियन में ये इस तरह से देता x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, ये फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन p2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, यहां से जो a1 वेक्टर है वो यहां से निकाल लेंगे। a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये निकाल लिया। और ये जो b1 है वो क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये तो हमने सीखा था। और यहां से जो a2 है वो क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये a2 b2 c2 जो है वो कहां से आ जाएंगे, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, वो आ जाएगा b2, और फिर सीधे सीधे फार्मूला रख देंगे। तो आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वेक्टर फॉर्म में याद करिए, बहुत आसान होता है। अगर कार्टेशियन में दिया तो वहां से तुरंत हम वेक्टर फॉर्म में बदल के, और फार्मूला अगर मुझे याद है वेक्टर वाला, वहां पे रख के शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लूंगा। क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। ठीक, अब यहीं से इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। दो पैरेलल लाइंस मतलब कोप्लेनर लाइंस होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन से मतलब उनका डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, या मैं यूं बोलूं प्रोपोर्शनल होंगे, यही ना। तो एक लाइन मान लीजिए r इक्वल टू a1 बार प्लस लेमडा टाइम्स b बार है, और दूसरी लाइन जो होगी a2 बार प्लस म्यू टाइम्स b बार। तो यहाँ पे b बार कॉमन होता है, पैरेलल लाइंस का यही पहचान है। क्यों, क्योंकि पहली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके है, तो b1 सेम है ना, मतलब दोनों लाइंस किसी थर्ड वेक्टर जो है ना b उसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है। अब मल्टीपल में बोल रहा था तो यहाँ लेमडा लिया, यहाँ म्यू लिया, तो जो कांस्टेंट आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब भी पैरेलल लाइंस का पहचान यही होता है, इस फॉर्म में रहेगा। समझ में आ गया। तो चलिए, इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, दो पैरेलल लाइंस ऐसे मैंने ले लिया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस निकालना हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखे हैं 11th में, बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में अगर देगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा। P वेक्टर दोनों के ये पैरेलल है, दोनों लाइंस इसी वेक्टर के पैरेलल हैं। क्रॉस यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे डॉट था ना, यहाँ पे क्रॉस होगा, और यहाँ से a2 बार माइनस a1 बार अपॉन मॉड b, ठीक है ना। इससे आप लिंक कर सकते, आप चाहे तो a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर मॉड लगा रहा हूं। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला ये हो जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये आपका फाइनल मेरा पोर्शन मेरी तरफ से खत्म होता है, थ्योरी पोर्शन। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यूड लाइंस मैंने याद करवाने का बहुत अच्छे से कोशिश किया, अपना बेस्ट एफर्ट दिया। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला है, इसका भी बेस्ट एफर्ट दिया। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, जिसमें स्क्यूड लाइंस पे शॉर्टेज डिस्टेंस का पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं, मे बी MCQ में आ जाए, बट आया हुआ है। तो
इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप एक्सरसाइज के कम से कम शुरू से 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। डिटेल में हमने डिस्कस किया, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम एक्सरसाइज 11.2 के ही क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। बट अगर आपको क्वेश्चंस करने में कठिनाई होती है, सॉल्व एग्जांपल देखिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाइए। जल्दी हम PYQ शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। कम से कम ये कोशिश करेंगे कि रिसेंट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को इकट्ठा करें। रिसेंट ही करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस ही हेल्पफुल होंगे। तो उनको चैप्टर वाइज हम करेंगे, जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। बस मेरे ख्याल से 2 चैप्टर मैंने नहीं करवाया अभी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू का और एक जो है LPP, इनको मैं PYQs के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कवर करने का, या फिर आपका अगर डिमांड होगा कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो इन चैप्टर्स को भी हम थ्योरी पोर्शन और एक्सरसाइज वगैरह करवा देंगे। बट फिलहाल अभी जो प्लान है कि एक्सरसाइज 11.2 करने के बाद हम PYQs पे चलें, ताकि आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एग्जाम सामने है, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। बट बिफोर दैट मैं यही बोलूंगा कि अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। याद रखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हमें डीमोटिवेट करता है। ये चैनल आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि हम जैसे ही बोर्ड लेवल के खत्म कर लेंगे, मे बी और एक्स्ट्रा 5 to 6 मंथ लग जाए क्योंकि 10th भी कवर करना है, 11th अभी बचा हुआ है, 9th, बट उसके बाद हम JEE का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाला है। 2 चैनल पैरेलली मैं हैंडल करता हूँ, दोनों पे क्वालिटी वीडियोज अपलोड करने के लिए हमें मोटिवेशन और ऑब्वियस सी बात है टाइम प्लस एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये सब चीज़ें आपके अप्रिसिएशन से मिलता है, तो अप्रिशिएट करना मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।